गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। जितने भी साथी हैं जल्दी से क्लास में आ जाइए और एक बार लिंक को शेयर करिए और अपने सभी साथियों को जल्दी से जोड़िए। कोई भी नई क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो 3 दिन इसका डेमो होगा, 3 दिन प्रैक्टिस सेशन होगा। एक हो गया है, एक आज है, एक कल है। कल के बाद केवल क्लास ये ऐप पर होगी पॉलिटिकल साइंस की, जब आपके लोक प्रशासन वाले सर आ जाए साथ जुड़ जाएंगे और आपके आईआर वाले जो पोर्शन जिनको पढ़ाना है सर को, राजनीतिक सिद्धांत वाले, तो उनका भी 2 क्लास डेमो आपको करा दिया जाएगा। और उसके बाद हमारी क्लासेस कल के बाद सीधा ऐप पर चलेगी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स ये है आपके लिए कि टीजीटी पीजीटी में सोशियोलॉजी के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए 30 तक आपका केवल 50% डिस्काउंट था लेकिन बहुत सारे बच्चों के इस एडमिशन अभी पेंडिंग में था। इसकी वजह से आज शाम 5 बजे तक ये अवसर मौका दिया गया है आपको, और आज के बाद इन 3 विषयों पर 50% डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल साइंस पे कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन है। तो पॉलिटिकल साइंस में कल 5 बजे तक आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और 50% डिस्काउंट के बाद टीजीटी की जो फीस रखी गई है फ्रेंड्स वह 2500 रुपये है। मतलब डिस्काउंट के बाद फीस तो 5000 है, लेकिन 50% डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए 2500 रुपीज़ आपको सबमिट करना पड़ेगा। पीजीटी की फीस आपकी 6000 रुपीज़ थी, लेकिन 50% डिस्काउंट के बाद आपको 3000 रुपये सबमिट करना पड़ेगा। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सीधा क्लास की स्टार्ट करेंगे। कल मैंने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को लेकर के जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए उन क्वेश्चनों की कुछ चर्चाएं की थी। बचे हुए शेष क्वेश्चन की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। उसके बाद कल हम कुछ टीजीटी के हुए क्वेश्चनों के दिखाएंगे कि पीजीटी के बाद जरा आप ये भी देखिए कि टीजीटी क्वेश्चनों के जो पेपर में पॉलिटी आती है या संविधान आता है या पॉलिटिकल साइंस का जो हिस्सा है वहाँ से कैसे क्वेश्चन के नेचर हैं, उसको भी हम लोग यूट्यूब पर ही देखेंगे। परसों से हमारी क्लास ऐप पर होना स्टार्ट हो जाएगी। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना हो तो एडमिशन लेने के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप लोग सीधा कॉल कर सकते हैं 9560892979 पे कॉल करके पॉलिटिकल साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं, टीजीटी में और पीजीटी में भी। अगर कहीं पर कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता तो जो मैंने नंबर आपको दिया है और टीम ने नंबर आपको और सेंड कर दिया है, आप जल्दी कमेंट बॉक्स में वहाँ देखिए, उस पर आपको केवल टीजीटी पीजीटी की इंक्वायरी मिलती है और सारी समस्याओं का समाधान होता है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ तुरंत बात नोट कराइए। शाम को डेली चेक किया जाता है, सब लोग उसको, सीनियर मेंबर भी संस्थान के चेक करते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिला या नहीं मिला। तो जो भी कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो एडमिशन के लिए, सीधा इस पर कॉल करेंगे। और जो नंबर आपके कमेंट बॉक्स में अभी दिख रहा है, आप नंबर वहाँ टाइप कर दीजिए 63 वाला, ताकि सभी बच्चों को इंक्वायरी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाए और वहाँ पर आप जाकर के सारे नंबर अपने डाउट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो निसंदेह रूप से हमें बताइए कि कोई क्वेरी आपकी नहीं सुनी गई या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका नहीं हुआ। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और क्लास भी आपकी रेगुलर चले और गुणवत्ता पूर्ण चले। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि हिंदी की भी क्लास आज स्टार्ट हो गई है। हिंदी के लिए नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी के लिए और साथ ही साथ अन टॉपिक के लिए भी आपकी क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो हिंदी की क्लास आज आपकी 11:30 बजे है, सब लोग तैयार रहिएगा। 11:30 बजे हिंदी की क्लास होगी आपकी। और रही बात यूजीसी नेट के लिए, तो यूजीसी नेट के लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद 20 जुलाई के आसपास हम लोग यूजीसी नेट के लिए स्पेशल से पूरी सारी क्लासेस अलग से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्लास में और देखते हैं कि कल हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे। शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10 से 12 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था और क्वेश्चन शायद हम लोग का सबसे लास्ट यही था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कल हम लोगों ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या था फ्रेंड्स, जरा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में यही था आपसे कि कोई भी वित्त विधेयक, क्या कि एक वित्त विधेयक किसी की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और सबसे अंतिम आंसर आपने बताया था राज्यपाल को। आंसर इसका भी हो जाएगा। लिंक को शेयर कर दीजिए और भी साथी को जोड़ लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है आपको हर परीक्षा के लिए लाभकारी होंगे, जो सवालों की प्रकृति यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रश्नों को करने के लिए हमेशा सबसे बड़ी चुनौती जो होती है शब्दावलियां होती हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। कई बार उसकी टर्मिनोलॉजी कठिन होती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है। तो इसका मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या इनको निलंबित किया जा सकता है। पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की आपको विशेषता पढ़ाई जाती है, तो फंडामेंटल राइट्स की विशेषता में आपको बताया जाता है मूल अधिकार जो हैं आपके अस्थाई नहीं हैं।
मूल अधिकार आपके अस्थाई नहीं है। सवाल उठता है कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है सर, इसका मतलब क्या होगा? मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि मूल अधिकारों को संविधान में संशोधन करके, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन करके इन मूल अधिकारों को घटाया भी जा सकता है। क्या? घटाया भी जा सकता है, और साथ ही साथ इन मूल अधिकारों को बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अब आप हमसे सवाल कर सकते, यही सेम क्वेश्चन आयोग ने भी पूछा है, पीसीएस जैसी परीक्षा में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, और आप देख रहे हैं इसको पीजीटी में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है, यानी कि इसे संशोधन करके समय के साथ साथ क्या किया जा सकता है, इसे घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। आप कहें किसको घटाया गया, किसको निकाला गया, ऐसा क्या है? आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। लेकिन आपको दूसरी तरफ यह भी पता है कि 86वां संविधान संशोधन, क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में आर्टिकल 21 का नाम का शिक्षा का अधिकार जोड़ भी दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जाम्पल के माध्यम से ये क्लियर हो गया कि मूल अधिकारों को संविधान संशोधन के माध्यम से घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि यह अस्थाई नहीं है। क्या इन मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है? आंसर है यस, इन मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। इसीलिए तो इनके फीचर्स में ये बताया गया है, मूल अधिकारों की विशेषता में ये बताया गया है कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं है, बल्कि यह इनकी प्रकृति कैसी है? मूल अधिकारों की प्रकृति अस्थाई है। क्या? मूल अधिकारों की प्रकृति अस्थाई है, इनको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि समान परिस्थितियों में, क्या इनको समान परिस्थितियों का मतलब हुआ किसी भी टाइम निलंबित किया जा सकता है? आंसर है नो, किसी भी समय इनको निलंबित नहीं किया जाता, बल्कि जब कभी भी देश में आपातकाल लागू हो, जब कभी भी देश में आपातकाल लागू हो तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा, अब हम अपने मेन मुद्दे पे पहुंच गए। ये तो मैंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी ताकि मौलिक अधिकार के अस्थाई और अस्थाई के संबंध में एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। उदाहरण के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को पहले मैंने समझाया। अब आपके हम प्रश्न की मूल प्रकृति पर आते हैं, जहां आप जो सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो आपको मैंने यहां तक ये बता दिया कि निलंबित हो सकता है, और कब निलंबित होता है? केवल आपातकाल में निलंबित होता है। और आपातकाल के समय कैसे निलंबित होगा, इसका उल्लेख हमारे संविधान के 2 आर्टिकल में है, आर्टिकल 358 में और आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 358 में, आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 358 कहता है कि जब कभी भी देश में आपातकाल लागू हो तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। जबकि आर्टिकल 359 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह पावर है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। क्या? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। सवाल उठता है कि यह व्यवस्था सर हमारे मूल संविधान में थी? नहीं, आंसर है मूल संविधान में नहीं थी। इस व्यवस्था को 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया कि आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। इसका मतलब यहीं से एक सवाल और सीखिए, अगर कभी आपके एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार ऐसे हैं जो अस्थायी प्रकृति के हैं, और अस्थायी प्रकृति क्या होने का मतलब है जो कभी निलंबित नहीं होते, तो आंसर क्या देना होगा? आर्टिकल 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, और इनको छोड़कर भारत का राष्ट्रपति अन्य सभी मूल अधिकारों को आपातकाल के समय आर्टिकल 359 के तहत निलंबित कर सकता है। तो सवाल तो यही बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसको निलंबित कर सकता है? इसकी शक्ति संसद के पास है क्या? इसकी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है क्या? इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है या इसकी शक्ति प्रधानमंत्री के पास है? तो आप कह सकते हैं सर आप ही बता रहे हैं कि आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसका मतलब है कि निलंबित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति। केवल इसका उत्तर सीखेंगे तो ये रटना हो गया कि निलंबित राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब उसके आसपास के सारे प्रश्नों को घेर के आप करेंगे तब आपका असली मकसद पूरा हो पाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है तो क्वेश्चन का केवल आंसर जान जाइए। एक तरीका यह है कि उसके आसपास बनने वाले सारे सवालों को ऐसा घेरिए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बन पाए। अगर क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व किया जाए ना, तो एक क्वेश्चन के अभ्यास में 10 क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं।
लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम रटने का प्रयास करते हैं बजाय इसके कि समझने का। तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, जब हमारे सामने एक क्वेश्चन आए, जो सेगमेंट हो, जो टॉपिक हो, उससे रिलेटेड और क्या नया सवाल माध्यमिक आपसे पूछ सकता है, उसकी एक स्पष्ट पकड़ आपको होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं यहां सारे हिस्से आप समझ चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था। क्या संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ था? यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था, यह क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेंड्स। तो लोकपाल विधेयक को लेकर आपको पता है कि अम्बुड्समैन के स्थान पर भारत में, अगर मैं बात करूं अम्बुड्समैन, तो अम्बुड्समैन में को भारत में क्या कहा गया, लोकपाल और लोकायुक्त की संज्ञा दी गई। क्या लोकपाल और लोकायुक्त की संज्ञा दी गई है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या था, 1966 में आपको जैसा कि पता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर्वप्रथम भारत में लोकपाल विधेयक के संबंध में बात किसने रखी थी, सबसे पहले इसकी चर्चा किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा संसद में सबसे पहले, शब्द को नोट करिए, संसद में सबसे पहले 1960 में लोकपाल से संबंधित मुद्दों को किसने उठाया था, लोकपाल से संबंधित मुद्दे को आपको पता है जो जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री बने उन्होंने तो इसका अध्यक्ष उनको बनाया गया था, लेकिन इस बात को सबसे पहले के.एम. मुंशी ने उठाया था। के.एम. मुंशी ने इस बात को उठाया था। अगर लोकपाल की बात की जाए फ्रेंड्स कि लोकपाल से संबंधित चर्चा का विषय को किसने सर्वप्रथम उठाया था, तो 1960 में ही 1960 में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उठाने वाले व्यक्ति का नाम है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने 1960 में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के पश्चात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 1966 में हुआ। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के पश्चात, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सिफारिश के पश्चात फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 1968 में सर्वप्रथम लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया। क्या लोकपाल विधेयक को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो यहां दो तरीके से सवाल बनेगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल तो यह भी पूछा जा सकता है जब इसका मतलब लोकपाल से संबंधित सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये सिलेबस में है, ये पीसीएस के भी सिलेबस में है, ये समीक्षा अधिकारी में भी है, ये आप देख रहे हैं यहां पीजीटी और टीजीटी में भी है कि लोकपाल विधेयक अम्बुड्समैन के नाम पर स्थान पर जो भारत में जिसका शब्द का प्रयोग हुआ वह है लोकपाल। क्या है अभी इसको भी समझाते हैं। तो लोकपाल विधेयक की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के पश्चात इसे प्रस्तुत किया गया सदन में। लेकिन अगर सवाल पूछ ले कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 1966 में। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि संसद में सबसे पहले लोकपाल जैसे विषयों को उठाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तब उसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तब नाम आएगा के.एम. मुंशी का। 1960 में सबसे पहले इन्होंने ही इस बात को उठाया था। लेकिन कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अम्बुड्समैन के स्थान पर, ध्यान रखिएगा, पहले अम्बुड्समैन के स्थान पर जो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया गया, इस शब्द की रचना किसने की, इस शब्द को किसने नाम दिया, इस शब्द को नाम देने वाले व्यक्ति का नाम है एल.एम. सिंघवी। इसका नाम एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया। क्या एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया, एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया। ये एल.एम. सिंघवी वही एल.एम. सिंघवी हैं जिनकी सिफारिश के पश्चात, जिस समिति की आयोग की सिफारिश के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। पहले इतने पॉइंट को नोट करिए।
फिर इसमें हम अलग पेज लेंगे, इसको पेज को हटाकर एक नया पेज लेंगे, फिर कुछ और बातों को बताने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस सारे बातों को नोट करिए, ठीक है, सबसे पहले इसको नोट करिए। चलिए इतनी बातों को नोट करिए, फिर आगे इसकी हम चर्चा करते हैं। अगर आपसे यह भी सवाल पूछ लिया जाए कभी कभी, ध्यान रखिएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जिसका गठन 1966 में हुआ, जिसकी सिफारिश के पश्चात सदन में पहली बार 1968 में लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि आपके पॉलिटिकल साइंस के भी पेपर में पीजीटी में पूछा गया है और सोशियोलॉजी में भी पूछा गया है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1952-53 में जिसका गठन किया गया था, यह किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? यह काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसका मतलब यह भी सवाल तो पूछा जा सकता है कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। चलिए यहां तक पॉइंट नोट हो गया। अब एक नया पॉइंट इसमें और नोट करिए आप, मैं ऊपर ही मेंशन कर दे रहा हूं, इसको नोट करिए कि वर्ष 2013 में इसे कानूनी रूप प्रदान किया गया। अभी तो इसे विधेयक को केवल लाया गया था, लेकिन इसे बहुत बाद में जाकर कानूनी मान्यता मिलती है और इसे 2013 में कानूनी मान्यता मिलती है। लेकिन आपसे यहां पर दो सवाल पूछा जा सकता है। पहला कि सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1970 को पारित किया गया? लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया गया। लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया गया, लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुई? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुई? तो सर्वप्रथम, नोट करिए इसको, सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम होती है महाराष्ट्र में। आंसर चेंज हो जाएगा, इसकी नियुक्ति होती है सर्वप्रथम महाराष्ट्र में, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति को बताते हैं और इसका उद्देश्य बताते हैं। काफी देर से आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर सारे फैक्ट तो हमें तैयार हो गए, लेकिन थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट हमें बताइए कि ये लोकपाल था क्या, ये लोकायुक्त क्या था? देश के भीतर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, केंद्र के जो समूह का के अंदर, खा के अंदर, गा के अंदर और घा के अंदर अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करने की बात की गई। लेकिन केंद्र स्तर पर ऐसा व्यक्ति जो इन कार्यों का निर्वहन करेगा उसे लोकपाल कहा जाएगा, राज्य स्तर पर जो इसका निर्वहन करेगा उसे लोकायुक्त कहा जाएगा। ये केवल केंद्र और राज्य में नामों का अंतर है, कार्य दोनों का एक ही है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति निभाता है, तो आप कह सकते हैं राज्य में राज्यपाल भी वही भूमिका राज्य में निभाता है। ठीक उसी प्रकार से केंद्र स्तर पर जो भूमिका देश में लोकपाल निभाएगा, राज्य स्तर पर राज्यों में वही भूमिका लोकायुक्त निभाएगा। यानी कि प्रशासनिक स्तर पर जितने भी भ्रष्टाचार हैं उसके संबंध में उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन इसमें राजनीतिक दलों को नहीं शामिल किया गया, जबकि सारा भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों के साथ था। लेकिन ये राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार को लेकर के या उसमें सुधार को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाता। और इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक लोकपाल और लोकायुक्त को संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे राज्यों में लोकपाल और लोकायुक्त का गठन नहीं किया गया है। केवल महज मुट्ठी भर 8 से 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकायुक्त का गठन किया गया है। जैसे पहले पंचायती राज व्यवस्था थी,
जब तक उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी तब तक उसका गठन नहीं किया गया था राज्यों के द्वारा, लेकिन जब उसे संवैधानिक मान्यता मिल गई तो उसका गठन कर दिया गया। तो सारे क्वेश्चन मैंने लोकपाल के एक ही क्वेश्चन में आपके सामने कर दिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1968 हो जाएगा। एक बार सारे क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूं फिर से। अगर आपसे सवाल कभी पूछा जाता है कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का नाम किसने दिया, तो एल.एम. सिंघवी के द्वारा इसका नाम दिया गया है। केंद्र स्तर पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने वाला पद होगा उसको क्या कहा जाएगा, लोकपाल, और राज्य स्तर पर इसे क्या कहा जाएगा, लोकायुक्त कहा जाएगा। लेकिन लोकायुक्त विधेयक को सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया, तो आप आंसर देंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के बाद 1968 में सबसे पहले लोकपाल विधेयक को प्रस्तुत किया गया। लेकिन अगर सवाल पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, 1966 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के किसकी अध्यक्षता में 1966 में इसका गठन किया गया, तो आंसर देंगे मोरारजी देसाई के द्वारा की अध्यक्षता में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संसद में सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त की बात को उठाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, डॉक्टर के.एम. मुंशी, और संसद में इस बात को सबसे पहले किसने उठाया था, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने। कब उठाया था, 1960 में उठाया था। लेकिन कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ, तो ओडिशा ऐसा पहला राज्य है भारत का, पॉइंट टू बी नोटेड। ओडिशा भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां सर्वप्रथम लोकायुक्त को क्या किया गया, वहां पर इस अधिनियम को पारित किया गया। लेकिन किस राज्य के भीतर सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई, तब आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से कम से कम 12 क्वेश्चनों की मैंने तैयारी पूरी कर दी है आपकी यहां पर। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट एकदम अच्छे से आप समझ गए होंगे और सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। संविधान के दर्शन से तो क्वेश्चन खूब बनते हैं, मूल अधिकार से भी क्वेश्चन बनते हैं, मूल कर्तव्य से भी बनते हैं, नीति निर्देशक तत्व से भी बनते हैं, प्रस्तावना से भी बनते हैं, जहां भी संविधान आपका आता है। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं, 10 बज चुका है, सब लोग अपने अपने ऑफिस की तरफ अपने अपने कार्यस्थल पर जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार लिंक को शेयर करिए ताकि हर साथियों तक ये क्लास पहुंच जाए कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है। जो बच्चे क्लास को सॉल्व करना चाहते हैं वो करें, और ये क्वेश्चन निसंदेह हर परीक्षाओं के लिए मददगार होंगे आपके। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब मूल कर्तव्य की बात आई है, पहले इसकी बेसिक बात देख लीजिए। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी, इसके संबंध में पहली बात आपको यही जानना कि ये मूल संविधान में नहीं था। क्या ये मूल संविधान में नहीं था? और मूल संविधान में नहीं होने का मतलब क्या है? 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो वहां मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। इसे कब जोड़ा गया, ये संशोधन पूछा जाएगा, तो नोट करिए जितने पीजीटी वाले बच्चे हैं कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर एक सवाल यह भी पूछा जाता है, यह किसकी सिफारिश में जोड़ा गया, यह किसकी सिफारिश में जोड़ा गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश में जोड़ा गया। इसे भी ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह की सिफारिश के बाद जोड़ा गया। और जब इसे जोड़ा गया तो इसे किस भाग में रखा गया? इसे भाग 4 का में रखा गया। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे स्थान दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसे अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत स्थान दिया गया। क्या? 51 का के अंतर्गत आप इसके स्थान दिया गया। और जब जोड़ा गया था तो कितने मूल कर्तव्य थे? जब जोड़ा गया था तो इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो इसके लिए एक संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या? 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो मैंने 10 सवाल तो यही क्लियर कर दिया कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा जोड़ा गया। और कौन से संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के बाद इसे जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया तो इसमें कितने मूल कर्तव्य को रखा गया था? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। किस भाग में इसे स्थान दिया गया? 4 का। और
किस अनुच्छेद में इसे स्थान दिया गया? 51 का में। और वर्तमान में जो 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा, ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़ा फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जुड़ा। ये इसकी बेसिक बातें हो गई और हर एक पॉइंट से आपकी परीक्षा में यहां से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? जब आप मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे तो 11 मूल कर्तव्य आप पढ़ेंगे, जहां एक तरफ देखेंगे कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत के संविधान का सम्मान आदर करना, और साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श थे उनका सम्मान करना, ये प्रथम आपको कर्तव्य दिया गया। फिर आगे चल करके आपके इसके तहत वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, यह भी कहा गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी आपका कर्तव्य है। संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना, देश के द्वारा बुलाए जाने पर देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले बंधुत्व को बनाए रखना, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हमारे समाज में अगर कोई कुरीतियां हैं तो ऐसी सभी कुरीतियों को, ऐसी परंपराओं को त्याग करना, ये सारे कर्तव्य हमें बताए गए। लेकिन कहीं भी लोक निर्वाचन में मतदान करने के लिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है कि हम लोक निर्वाचन में मतदान करने के लिए इसके लिए हमको कर्तव्य सौंपे गए हैं। तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो विस्तार पूर्वक उन 11 मूल कर्तव्यों का विश्लेषण करके आपको क्लास में समझाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। अब यूपीएससी की बात आई फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सेवा की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बड़े आसान बात होती है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है इसे। क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी को आप क्या कहते हैं? हिंदी में इसे आप कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। आपके माध्यमिक में यह सवाल पूछा जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग को किस भाग में रखा गया है? तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं को भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेदों की अगर बात की जाए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 से लेकर के क्या? अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक इसकी कार्यकाल, इसकी सेवा शर्तें, वेतन भत्तों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। लेकिन यूपीएससी में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो यह कहा जाता है कि यूपीएससी के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और कितने अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे यह निर्धारित नहीं है, यानी कि यह निश्चित नहीं है, और इसकी संख्या को निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति का होगा। और जब बात आएगी कि इनका कार्यकाल क्या होगा, तो इनके कार्यकाल के लिए कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो वही इनका क्या माना जाएगा फ्रेंड्स? वही इनका कार्यकाल माना जाएगा। तो यहां 65 वर्ष तो दिया नहीं है, एक सीधा सा आंसर लगाइए 6 वर्ष। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? भारतीय संविधान के सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर, क्या? भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता, ये किसने कहा था? तो देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट कहे गए जो मैंने कल बताया था। किसने भारत को अर्धसंघी संविधान कहा, किसने परिसंघी कहा, किसने सहकारी संघवाद कहा, किसने एकात्मक सरकार कहा, किसने भारतीय संविधान को संघात्मक व्यवस्था के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये कहा। ये सारे कथन मैं कल ही बता दिया था और नोट करा दिया था। लेकिन आज एक नया पॉइंट आपके पास आ गया कि भारतीय संविधान, वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित, शब्द को समझिएगा, सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह बात केसी वियर ने कही थी। किसने कही थी? केसी वियर ने कही थी। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान जो है यह संरचना में कैसा है? यह संरचना में संघात्मक है।
तो आपको हमसे पूछना चाहिए सर संघात्मक का मतलब कहा क्या होता है। संघात्मक के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब जहां दो स्तर की सरकारें हों, जहां दो स्तर की सरकारें हों। दो स्तर की सरकारों का मतलब क्या होता है सर, केंद्र में पूरे भारत के लिए शासन करने के लिए एक सरकार और राज्यों में राज्य के भीतर शासन करने के लिए एक समानांतर सरकार। तो भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, आंसर है यस। इसका मतलब भारत में संघात्मक व्यवस्था है। दूसरी बात, संघात्मक व्यवस्था का एक और मतलब होता है केंद्र और राज्य। इसकी एक विशेषता यह भी है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। क्या? केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, पावर ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। क्या भारत में पावर ऑफ सेपरेशन है? यस, हाँ भारत में पावर ऑफ सेपरेशन है। आपका सवाल हमसे होना चाहिए एक एग्जांपल देके आप समझाइए जिससे हमको ये क्लियर हो जाए कि भारत में पावर ऑफ सेपरेशन है। हम इसलिए कह सकते हैं कि भारत में पावर ऑफ सेपरेशन है कि जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची के तहत आपको 3 प्रकार की सूचियां देखने को मिलती है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इसका मतलब है कि प्रत्येक स्तर पर विषयों का बंटवारा किया गया है। इसका मतलब है भारत के भीतर सेपरेशन ऑफ पावर भी है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी है। 2 स्तर की सरकारों को तो जाने दीजिए, हमारे यहाँ तो 3 स्तर की सरकारें हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर पंचायतों का भी गठन किया गया है। क्या? यानी कि स्थानीय स्तर पर पंचायतों का भी गठन किया गया है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे संविधान जो है ये संरचना में इसका जो स्ट्रक्चर है वह फेडरल है, वह संघात्मक है। लेकिन फिर भी पश्चिम के बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने इसे एकात्मक सरकार के ढांचे में क्यों कहा, इसे एकात्मक सरकार के लक्षण क्यों बताया? इसलिए इन सब के अलावा हमारे संविधान के भीतर ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो एकात्मक सरकार के लक्षण होते हैं। अब सवाल उठता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि एकात्मक सरकार के लक्षण क्या होते हैं, तब तक ये मामला आप नहीं समझ पाएंगे। एकात्मक सरकार का पहला लक्षण होता है, जैसे आप कह सकते हैं, कहते हैं एक मजबूत केंद्र की स्थापना, मजबूत केंद्र की स्थापना। तो क्या भारत में मजबूत केंद्र है? आंसर है यस, भारत में मजबूत केंद्र है। दूसरी बात यह है कि अवशिष्ट सूची के विषयों को केंद्र में होना। दूसरी बात यह है कि अवशिष्ट सूची के जो विषय हैं वो केंद्र में है। तो आंसर है यस, जो अवशिष्ट सूची के विषय रखे गए उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, यानी कि केवल संसद को यह पावर है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे देश के भीतर एकल नागरिकता को अपनाया गया है। क्या? एकल नागरिकता को अपनाया गया है। और चौथी बात आप कह सकते हैं कि भारत में जो राज्यों के गठन को लेकर के शक्ति है, क्या? जो राज्यों के गठन को लेकर के जो शक्ति दी गई है वह केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडलों की शक्ति इसमें शून्य है। और चौथी बात आप कह सकते हैं कि भारत में आपातकालीन व्यवस्था है। आपातकालीन व्यवस्था के समय राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती है। और भारत में ये सारे लक्षण क्या बताते हैं? और पांचवी बात कि भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है यह किसके द्वारा होती है? केंद्र के द्वारा की जाती है। और यह सारे लक्षण एक एकात्मक सरकार के लक्षण होते हैं, यूनिटरी पावर के लक्षण होते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने कहा कि केसी वियर ने भी क्या कहा? केसी वियर ने कहा कि संघीय विशेषताओं के सहित, ऐसा नहीं है कि भारत में संघीय विशेषता नहीं है, संघीय विशेषता का उदाहरण मैंने आपको यहां पर बता दिया। और भारत में संघीय विशेषताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि भारत में एकात्मक राज्य के लक्षण सर्वाधिक दिख रहे हैं, केंद्राभिमुख शासन व्यवस्था दिखती है, इसलिए केसी वियर ने ऐसा कथन कहा है। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिंक को शेयर कर दीजिए और भी साथियों को आप लोग क्लास में जोड़ लीजिए। और ये पॉलिटिकल साइंस के पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा के लिए है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, टीजीटी की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करके सिविल सेवा की तरफ आप आसानी से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक ठीक ठाक वेतन वाली आपको जॉब मिल जाती है। और यहां परीक्षा कितनी है? परीक्षा केवल एक है, केवल एक ऐसी ही वैकल्पिक परीक्षा आपको पास करके आनी है। और वहां अपने मन का विषय जो आपका सिविल में विषय है उसी में से कोई 2 विषय ले सकते हैं, अगर आपका कॉम्बिनेशन है और आप बीएड किए हैं। अगर आप मास्टर डिग्री है उसी विषय से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, तो आप उसी से पीजीटी कर सकते हैं। एक परीक्षा को पास करिए, टीजीटी में आपकी नौकरी आपके हाथ में। केवल एक बार मुस्कुराना, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, जाकर ज्वाइन करिए। तो इसको
आप एक बेहतर विकल्प और बेहतर कैरियर के रूप में चुन सकते हैं, और ये एक आपके लिए लॉन्ग टाइम कैरियर भी हो सकता है, और इसके बाद सिविल सेवा की तैयारी का रास्ता तो पूरी तरीके से फिर खुल जाता है। आगे देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में, 325 में, 322 में या 323 में? 323 में। ध्यान रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ, कब हुआ फ्रेंड्स? कमेंट करके बताइए। भारत निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया, या गठन 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ है। पहला सवाल यही पूछा जाता है आपसे माध्यमिक के द्वारा भी और अन्य परीक्षाओं में भी। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, क्या भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपका सवाल होना चाहिए, सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता ऐसा कोई भी निकाय जिसका उल्लेख हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो। तो भारत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। क्या? अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसे भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और कुछ बातें बता देते हैं, और कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सीधा आंसर लगा देना है अनुच्छेद 324। तो 323 में क्या है? 323 के अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नोट करिए, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? फ्रेंड ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 323 के तहत। अनुच्छेद 322 की बात किया जाए तो इसमें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को बताया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो वेतन भत्ते और भी जितने खर्च हैं उसके बारे में अनुच्छेद 322 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 325 की बात किया जाए तो इसमें यह कहा गया, संसद के दोनों सदनों के लिए, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के लिए, यहां लोकसभा और राज्यसभा के लिए, यहां राज्य विधानसभा और विधान परिषद के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची से नाम जाति धर्म लिंग के आधार पर नहीं हटाया जाएगा। ये मैंने चारों आर्टिकल आपको बता दिए कि 324 क्या कहता है, 325 क्या कहता है, 322 क्या कहता है और 323 क्या कहता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 324 था, क्योंकि यही हमारा सवाल था कि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है फ्रेंड्स। यहां पर देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, कई सारे क्वेश्चनों का जवाब यहां पर आपको देना पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जब आप बेसिक चीजें पढ़ते हैं, जैसे भी मेंस की क्लास चल रही, वहां पर यह सारी जानकारी आपको दी जाती है कि संसद की जननी। तो यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे दुनिया में ज्यादातर संवैधानिक प्रावधानों का विकास ब्रिटेन में हुआ है। पूरी दुनिया में ज्यादातर संवैधानिक प्रावधानों का जो विकास हुआ है वह ब्रिटेन में हुआ है। किसका किसका विकास हुआ है? यहीं पर संविधान का सर्वप्रथम हुआ, संसद का हुआ, राजनीतिक दल का हुआ। यहीं पर संविधान का विकास सर्वप्रथम हुआ, यहीं पर आपका संसद का विकास सर्वप्रथम हुआ, और यहीं पर राजनीतिक दलों का विकास हुआ। तो इसीलिए क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आज मैं 3 स्टेटमेंट बताता हूं, तीनों नोट कर लीजिए, तीनों आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व के समस्त संविधान की मां कहा जाता है ब्रिटेन को। संविधान के संबंध में क्या कहा गया? ब्रिटेन विश्व के सभी संविधान की मां है, सभी संविधान की मां की संज्ञा दिया गया है ब्रिटेन को। और अगर संसद के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन को
ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जननी कहा जाता है। जबकि राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल के लिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? विश्व के समस्त राजनीतिक दल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व के समस्त राजनीतिक दल का पिता कहा जाता है। आज यहां जननी से सवाल पूछा गया। मैं 3 सवाल आपको यहां पर बताता हूं। अगर आपके कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाए कि विश्व के सभी संविधान की मां किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। विश्व के सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। और विश्व के समस्त राजनीतिक दल का पिता किसे कहा जाता है? और ब्रिटेन को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले पूरी दुनिया में लिखित संविधान का विकास कहां पे हुआ, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित था, तो लिखित संविधान के अगर मैं विकास की बात करूं तो सर्वप्रथम लिखित संविधान का जो विकास हुआ फ्रेंड्स, वह हुआ आपका अमेरिका में। कहां पे हुआ? अमेरिका में। और ये पूरी दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है। क्या? छोटा संविधान भी है। और यहां पर केवल कितने अनुच्छेद हैं? यहां पर केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने फ्रेंड्स? केवल 7 अनुच्छेद यहां के संविधान में हैं। और यही अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का सबसे कठोर संविधान भी कहा जाता है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। अलिखित संविधान ब्रिटेन, लिखित संविधान अमेरिका, सबसे कठोर संविधान आपका अमेरिका, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन, एकात्मक सरकार ब्रिटेन, अध्यक्षात्मक सरकार अमेरिका, और संसदीय प्रणाली भारत, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहीं पर एक चर्चा में और करना चाहूंगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यहीं पर एक चर्चा में आपसे और करना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जा सकता है। भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स, यह सबसे व्यवहारिक, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान दुनिया के सभी संविधानों में से सबसे व्यवहारिक संविधान माना जाता है। क्या? सबसे व्यवहारिक संविधान माना जाता है। और साथ ही साथ यह नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण भी है। यह नम्यता प्लस अनम्यता का, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कठोर और लचीलेपन का ये अनोखा मिश्रण भी है। क्या? ये अनोखा मिश्रण है। एक बार आपके ही माध्यमिक के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान लचीले और कठोर संविधान का अद्भुत समन्वय है। यह बात किसने कहा था? यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जेएल नेहरू दोनों व्यक्तियों ने कहा था। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए कि भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का एक बेहतर समन्वय है, एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है, इस बात को अगर भारत में किसी व्यक्ति ने कहा था तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जेएल नेहरू ने कहा था। क्या? जेएल नेहरू ने कहा था। तो ये सारी पॉइंट्स को याद रखिएगा, सब आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक? ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है विशेष बहुमत से। कैसे पारित किया जाता है फ्रेंड्स? विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कैसे? विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना होगा कौन सा विशेष बहुमत है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। उपस्थित तथा मतदान देने वालों की कुल संख्या, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3 प्लस सदन का बहुमत, प्लस सदन का बहुमत, इसका मतलब हुआ सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत से। कैसे फ्रेंड्स? सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत के माध्यम से, सेकेंड टाइप के विशेष बहुमत के माध्यम से क्या किया जाता है? इसे पारित किया जाता है। क्या? इसे पारित किया जाता है। किस बहुमत, किस विधेयक को? संविधान संशोधन विधेयक को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है
कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो अभी शायद कल की क्लास में ही किसी क्लास में हम डिस्कस भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि वर्तमान में हमारे फंडामेंटल अगर राइट्स की बात किया जाए तो मैं संक्षिप्त में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं, फंडामेंटल राइट्स को बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। फंडामेंटल राइट्स की बात अगर करेंगे तो इसको किस भाग में रखा गया है फ्रेंड्स? इसे भाग 3 में रखा गया है। किस अनुच्छेद में रखा गया है? 36 से 51 तक रखा गया है। और ध्यान रखिएगा, इस मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। ये 7 से 6 कैसे हो गए? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में, क्या 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार बचे हमारे पास? तो वर्तमान में हमारे पास 6 अधिकार हैं। कितने? हमारे पास वर्तमान में 6 अधिकार हैं। एक तो समानता का अधिकार, एक तो स्वतंत्रता का अधिकार, एक तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, एक हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? थोड़ा ध्यान रखिएगा। समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य रखा गया है, जबकि स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के मध्य रखा गया है, जबकि शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23 से 24 के मध्य रखा गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता को 25 से लेकर 28 के मध्य रखा गया है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को 29 से 30 के मध्य रखा गया है, जबकि सबसे लास्ट में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 में रखा गया है। लेकिन आपका एक सवाल हो सकता है कि सर मूल अधिकार को तो 12 से लेकर के 35 तक रखा गया। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 36 से 51 लिख दिया शायद, यहां पर ये 12 से 35 है भाई, बाय मिस्टेक शायद मैंने 36 से 51 लिख दिया है। ठीक है, बाई मिस्टेक शायद यहाँ 12 से 36 से मैंने 51 लिख दिया था, 12 से 35 है ये। तो आप कह सकते हैं अगर सर मूल अधिकारों से 12 से 35 के मध्य रखा गया है, क्या अगर मूल अधिकारों को 12 से 35 के मध्य रखा गया है तो आपने समानता के अधिकार को 14 से प्रारंभ करके 32 पे समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। क्या ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों की ये बात करते हैं। लेकिन अब आप सवाल करेंगे अनुच्छेद 31 फिर कहां गया? अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि पहले संपत्ति के अधिकार को यहीं पर रखा गया था। तो हमारा सवाल क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 14 से 18। 14 से 18 की बद्ध समानता के अधिकार को रखा गया है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये सब लड्डू सवाल है, इस सवालों में कोई दम नहीं है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे पूरा हमारे साथ, ये सब सवाल आप इसे मुस्कुराते हुए सही करके आएंगे, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन पूछा जाए। सर टीजीटी आर्ट का क्लास कब शुरू होगा? अजय पांडे भैया सवाल कर रहे हैं कि सर टीजीटी आर्ट का सवाल कब शुरू होगा? फैकल्टी सर्च में है, और कोई भी बेहतर से बेहतर फैकल्टी यानी कि सबसे बेहतर फैकल्टी जैसे ही हमारे बीच आ जाएगी तो जल्दी से हम आर्ट की क्लास यानी कि टीजीटी कला की भी क्लास को हम लॉन्च कर देंगे। तो अभी हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल इसकी नहीं हो पाई है, जैसे ही होगी उसकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारे क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, और आज 11:30 बजे हिंदी की क्लास है। आज 11:30 बजे हिंदी की क्लास है, और रात को 9 बजे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आज रात को 9 बजे आपकी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या मैथ्स की क्लास भी टीजीटी पीजीटी की स्टार्ट हो जाएगी। सभी लोग लाइव आइए, देखिए कि मैथ किस तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको, और जो आगे आपको सीसेट में भी काम आएगा, और आपको टीजीटी पीजीटी के लिए विस्तार पूर्वक पूरा चर्चा किया जाएगा, डेमो क्लास के रूप में आपको मिलेगी। जैसे जैसे फैकल्टी हमारे साथ और जुड़ती जाएगी आपको क्लासेस मिलती जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च विधि अधिकारी को ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। क्या भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? कौन सा? प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा,
प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को। किसे कहा जाता है? भारत के महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। और इसका उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति को करता है। किसी भी व्यक्ति को कर सकता है? नहीं, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की ही नियुक्ति करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्या? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही क्या कहलाएगा? वही महान्यायवादी नियुक्त होगा। लेकिन राष्ट्रपति जब महान्यायवादी को नियुक्त करेगा तो अपने विवेक से करेगा? आंसर है नहीं, बल्कि यह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। क्या? मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। क्या इनका कार्यकाल निश्चित होता है? तो सवाल है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, और इनका कार्यकाल अगर निश्चित नहीं है तो उसका कारण क्या है? इनका कार्यकाल निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। और इनका वेतन शब्द का प्रयोग भी, इनके लिए वेतन शब्द का प्रयोग भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है, क्योंकि इनका वेतन निश्चित है नहीं, बल्कि इनको एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में रिम्यूनरेशन कहा जाता है। और उस पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये केवल माध्यमिक में ही नहीं, लोक सेवा आयोग भी ऐसा सवाल आपसे पूछ चुका है 2020 में। और माध्यमिक में टीजीटी पीजीटी में तो प्रायः आपको बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के महान्यायवादी को, ये है महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। क्या? भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण है? सहायक अभिकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सहायक अभिकरण का उदाहरण है? एग्जाम्पल पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका के कार्यों में सहयोग देने के लिए कर्मचारियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। क्या किया गया है? कर्मचारी जितने भी कार्यपालिका के कार्य हैं, उन कार्यपालिका के कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और उसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से आएंगे? तो नीति आयोग है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल सचिवालय है। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग भारत सरकार का सहायक अभिकरण का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये नीति आयोग तो आपको पता है जो योजना आयोग के स्थान पर आया है, यह थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और थिंक टैंक के साथ साथ यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। क्या? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भारत के विकास के लिए राज्य के साथ सहयोगात्मक नेचर के साथ योजनाओं को तैयार करता है। तो यह सहायक अभिकरण तो हो ही नहीं सकता है। देश का प्रधानमंत्री भारत सरकार का तो वास्तविक प्रमुख है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है, ये हमारी कार्यपालिका का क्या है? ये हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। क्या है? हमारी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। तो प्रधानमंत्री भी सहायक अभिकरण का उदाहरण नहीं हो सकता है। उसके बाद है मंत्रिमंडल सचिवालय। तो ये चर्चा में मुद्दा रहा। तो जो मंत्रिमंडल सचिवालय भी है, ये भी आपका सहायक अभिकरण का उदाहरण नहीं है। और कार्यपालिका शक्तियों के सहायता देने के लिए प्रयोग अगर होता है तो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का इसका प्रयोग किया जाता है सहायक अभिकरण के रूप में। और इन 3 के अपने स्वतंत्र कार्य हैं, अपने अलग से बहुत सारे दायित्व हैं। यह सहायक अभिकरण के रूप में सरकार के लिए कार्य नहीं करते, सरकार के लिए कार्य करते हैं। इसलिए राइट आंसर सी होगा। और ये तीनों नहीं करते, इसलिए ये ए, सी और डी कट गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से तो बहुत सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
विधायी कार्य क्या है? जो विधायी कार्य का मतलब होता है कि नीतियों के निर्माण करने का कार्य। क्या? नीतियों के निर्माण करने का कार्य जो होता है, सॉरी, कानून को या विधियों के निर्माण के लिए जो कार्य होता है, विधियों के निर्माण के लिए जो कार्य होता है, वही सारे विधायी कार्य के अंतर्गत आते हैं। फिर यहां पूछा गया भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका मतलब है कि संयुक्त बैठक को लेकर से सवाल पूछा गया है। अब यहीं पर आप संयुक्त बैठक को लेकर के सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं संयुक्त बैठक की बात करूं तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक बुलाने का काम देश का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? देश का राष्ट्रपति करता है। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत करता है। और यह काम कब करता है? जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को लेकर कोई मतभेद हो जाए। लेकिन हमने सुना है संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो किस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है और कौन से विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान नहीं है? तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और यह सवाल भी आपसे अलग से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? तब आपका आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच जब कभी भी किसी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है तो उस मतभेद की स्थिति में ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन कभी भी अगर धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के दोनों सदनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मतभेद होता है, तो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यह सवाल भी पूछा जाएगा। लेकिन यहां मेन सवाल क्या पूछा है? मान लीजिए साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? यह सबसे मुख्य सवाल पूछा गया, जो कि सबसे आसान सवाल यह माना जाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। कौन करेगा फ्रेंड्स? लोकसभा स्पीकर। किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई है? अनुच्छेद 118 में। किसमें? अनुच्छेद 118 में यह बात लिखी गई है कि जब कभी भी दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होगा और ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। एक दूसरा और अच्छा सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अगर स्पीकर अपने पद से अनुपस्थित हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तब उसकी अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन इससे भी अच्छा सवाल एक और पूछा जा सकता है कि अगर कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया हो और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो, ऐसी दशाओं में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऐसी दशाओं में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करेगा। क्या? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। क्या? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यह भी ध्यान रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन आपके यहां संयुक्त अधिवेशन से बन सकते हैं। और यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तब इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि डी करता है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पे एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे क्वेश्चन मैं कहां से करा रहा हूं? ये सब पीजीटी 2021 में जो अगस्त में आपका पेपर हुआ था वही का ये सवाल है। और ये सवाल, इतने सवाल केवल पॉलिटी से पूछे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। लगभग 40 से 45 सवाल केवल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से रहते हैं, जो आपको हम ही पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। उसके अलावा थिंकर से 20 से 25 सवाल रहते हैं, उसको भी पूरा कंप्लीट हम ही पढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि 60 से 70% पूरा पॉलिटिकल साइंस में हम आपको पढ़ाएंगे। और जितना पढ़ाएंगे वहां से सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पॉलिटिकल साइंस में गलत नहीं हो सकता, अगर आपने भी मेहनत किया। और उसके अलावा जो फैकल्टी हमारे साथ काम करेगी वह खुद अपने आप में एक एमिनेंट फैकल्टी होगी, जो आपके लिए लोक प्रशासन और राजनीतिक सिद्धांत और आईआर जैसे कुछ हिस्सों पर काम करेंगी। तो वहां पर भी आप बेहतर स्कोर करके आएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? क्या निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? जैसा कि आपको पता है, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जो कार्यपालिका
जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ये कहां आसमान से टपकते हैं? नहीं भाई, ये विधायिका से ही चुने जाते हैं। जो पहले विधायिका होती है, लोकसभा और राज्यसभा, यहीं से कार्यपालिका का गठन होता है। लेकिन इस कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण भी रहता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इस कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण भी रहता है। नियंत्रण कैसे होता है? कौन सी लगान है जिससे यह नियंत्रण होता है? यह नियंत्रण स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। क्या? स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है। ये नियंत्रण प्रश्नकाल के माध्यम से हो सकता है। ये नियंत्रण शून्यकाल के माध्यम से हो सकता है। लेकिन यह नियंत्रण प्रदत्त विधायन के संबंध में नहीं हो सकता। यही इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कैसे आपने सर ये बता दिया कि कैसे आपने ये बता दिया कि स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल या शून्यकाल को के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है? जब संसद पर किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही होती है तो स्थगन प्रस्ताव पारित कर एक चलती हुई प्रक्रिया को बीच में रोककर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जाता है। प्रश्नकाल के समय संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से सवाल पूछकर उनको नियंत्रित किया जाता है, जो उसकी सूचना पहले ही लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। और प्रश्नकाल में 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो स्टार्ड क्वेश्चन, एक अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। इसे बोला जाता है मौखिक प्रश्न, इसे बोला जाता है लिखित प्रश्न, इसे बोला जाता है अल्प सूचना पत्र। शून्यकाल में बगैर किसी पूर्व सूचना के लोकसभा में सवाल संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से उठाए जाते हैं और इनके लिए अगर मंत्री चाहे तो तुरंत जवाब दे सकता है या बाद में भी जवाब दे सकता है। तो इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से विधायिका पर प्रशासन का नियंत्रण हो पाता है। लेकिन यहां पर आपका प्रदत्त विधायन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉलिटी के टोटल 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। कल एक क्लास और मिलेगा आपको जिसमें पूरी पॉलिटी के सारे पीजीटी के क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। उसके बाद फिर ऐप पर थ्योरी के साथ हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और जब क्वेश्चन का अभ्यास कराते समय 90% क्लियर हो जा रहा है, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं पॉलिटी में। बस आप लोग सभी लोग जो पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं वो सभी लोग जुड़िए। अभी कल तक आपका 50% का डिस्काउंट है और 50% के डिस्काउंट के बाद जो फीस आपकी होगी, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो फीस आपकी होगी पीजीटी में केवल आपको 3000 रुपए पेड करना है और टीजीटी में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आपको केवल 2500 रुपए पेड करना है और आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी यहां पर पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी पीजीटी में हो जाएगी। और ये ऑफर जो है 50% डिस्काउंट का केवल कल शाम तक है। और हमारे सभी कोर्सेस में जो कल ऑफर समाप्त हो गया था, आज शाम 5 बजे तक मौका दिया गया है, उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। जो विषय जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन से लेकर 3 दिनों तक आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आज 11:30 बजे क्लास हिंदी की है, हिंदी में ज्यादा से लोग जुड़िए और हिंदी की क्लास करिए। और हिंदी में आज से लेकर 3 दिनों तक 50% डिस्काउंट होगा। हिंदी में अभी टीजीटी पीजीटी की क्लास चलेगी, आगे चलकर यूजीसी नेट में भी हम आपको मिलेंगे। इन सब के अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है, आज शाम को 9 बजे रात में इम्तियाज सर के द्वारा मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी और सर्वाधिक सीटें इस बार मैथ में ही हैं। तो मैथ के जितने भी बच्चे आज सब रेडी रहिए, मैथ की भी क्लास आपको रात को आज 9 बजे करने के लिए मिलेगा और इसमें भी 3 दिनों तक छूट रहेगी। और बहुत जल्दी हम कुछ साइंस की भी फैकल्टी लेकर के आएंगे, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। लेकिन अभी कोई हम आपको निश्चित टाइम नहीं देंगे जब तक फैकल्टी हमारे बीच रेपुटेटेड फैकल्टी हमारे साथ जुड़ नहीं जाती है। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और शाम को जो और भी बच्चे जो सिविल सेवा के बच्चे इसमें क्लास कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, शाम को हमारा मेंस का बैच है 5 बजे, यूपीपीसीएस मेंस का मॉड्यूल बैच पॉलिटी का है, वहां पर मिलिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। किसी भी जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर जो आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया वहां नंबर नोट कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिशन करने के लिए 9560892979 पर कॉल करके किसी भी टीजीटी पीजीटी के क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।